हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन एज करियर पॉइंट। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 सॉल्व करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में भी पूरे 38 क्वेश्चंस को लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। कह रहे हैं जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उस तापमान को क्या कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि वायु में उपस्थित जो जलवाष्प होती है वो छोटी छोटी बूंदों में बदलना प्रारंभ कर दे। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर यह सब कुछ घटित होता है उसे क्या कहा जाता है। दहनांक कहा जाता है, ठीक है, या फिर ओसांक कहा जाता है, या फिर बहावांक कहा जाता है, या फिर रफूरांक कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, देखिए जिस तापमान पर वायु में जलवाष्प संघनित होना शुरू हो जाए उसे क्या बोलेंगे, ओसांक बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष ये किस राशि की यूनिट है। ठीक है, मतलब किस भौतिक या मतलब किस राशि की ये यूनिट है, मात्रक है, किसको मापता है। ऑप्शन है घनत्व, दूरी, समय या फिर प्रकाश की तीव्रता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी को मापता है। देखिए प्रकाश वर्ष की परिभाषा क्या होती है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा, ठीक है, प्रकाश द्वारा निर्वात में, ध्यान रखेंगे इस बात को, निर्वात में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, सीधे शब्दों में याद रखेंगे, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष होती है। तो यहाँ पर प्रकाश वर्ष क्या मापेगा, दूरी को मापेगा, दूरी का मतलब हो जाएगा प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है। भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था। ठीक है, कहने का मतलब है कि भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी, किस वर्ष में चलाई गई थी। ऑप्शन से 1813, 1857, 1853, 1833। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1853 ईस्वी में, उस टाइम पर जो भारत का गवर्नर जनरल था डलहौजी, ठीक है, उसी के समय में बंबई से ठाणे के मध्य में, ठीक है, बंबई टू ठाणे, ठीक है, बंबई से ठाणे के बीच में पहली रेल का संचालन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस जगह पर दिया था, सारनाथ में, बोधगया में, लुम्बिनी में या फिर कुशीनगर में। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, पहला सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अच्छा, बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था, इनका मतलब मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन हो गए। यहाँ पर पूछा था इन्होंने कि पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सही जवाब आपका सारनाथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वैदिक काल, ठीक है, वैदिक काल के अगर पहले की बात की जाए, ठीक है, वैदिक काल जो है पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। तो पूर्व वैदिक काल में पूछ रहे हैं कि समाज में जो वर्ग बटे हुए थे, ठीक है, उनके विभाजन का आधार क्या था। धर्म आधार था, या फिर धन, या फिर जन्म, या फिर पेशा। तो यहाँ पर इस टाइम की बात की जाए अगर, तो पेशे पर आधारित, ठीक है, पेशे के आधार पर समाज को विभाजित किया जाता था, ना कि जन्म के आधार पर। ठीक है, लेकिन आगे चल करके ये एक कुप्रथा बन गई और जन्म के आधार पर समाज बंटने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, और भी एक नाम है इसका। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र आपको पता होना चाहिए, CO2। ठीक है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इसके ठोस रूप को क्या कहते हैं। गहन जमी हुई बर्फ, शुष्क हिम, या फिर कार्बन का समस्थानिक, या फिर हिम। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग ड्राई आइस। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर ठोस है तो उसको क्या बोलेंगे, शुष्क बर्फ भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पूछा गया है अल्फा कण, खाली जगह है, आवेशित होते हैं, मतलब अल्फा कण पर कैसा आवेश होता है, ये प्रश्न पूछा है। उदासीन होते हैं, धनात्मक होते हैं, शून्य आवेश होता है, या फिर ऋणात्मक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धनावेशित। ठीक है, अल्फा कण जो है वो हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम को He से लिखते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है और इस पर पॉजिटिव आवेश होता है। ठीक है, तो अल्फा कण कैसा हो जाएगा, एक धनावेशित कण होता है।
अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो वो ऋणाभिषिक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, जल अधिनियम। देखो यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसके बारे में बताया गया, ठीक है। जल अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, मतलब जल अधिनियम में क्या बताया गया था, प्रदूषण की रोकथाम और उसका नियंत्रण, ठीक है। ये अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था, 1994 में, 1964 में, 1974 में या फिर 1984 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। 1974 में एक अधिनियम, जल अधिनियम पारित किया गया था और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, जल प्रदूषण का निवारण करना और इसको नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे, ठीक है। मुख्य पेंटर या फिर चित्रकार कौन थे, मीर मुसव्विर, दोस्त मोहम्मद, दसवंत या फिर मीर सैयद अली। इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। दसवंत जो थे वो अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। अच्छा, दसवंत के अलावा एक और नाम है बसावन, ठीक है, बसावन, ये भी अकबर के दरबार के चित्रकारों में से एक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था। देखिए, बंगाल विभाजन आप सभी लोगों ने सुना होगा और लॉर्ड कर्जन ने प्रस्ताव पारित किया था कि बंगाल को जो है वो 2 भागों में बांट दिया जाएगा, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल जिसको आजकल हम लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल, ठीक है। पूर्वी बंगाल तो आज बांग्लादेश के रूप में है। तो ये जो है बंटवारा किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने इसका प्रस्ताव पारित किया था और उसका सन पूछा गया है। ऑप्शन है 1900, 1903, 1907 या फिर 1905। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 20 जुलाई 1905, 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, वीडी सावरकर, पूरा नाम क्या हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था। मतलब विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में एक समूह का गठन किया था, ठीक है। वो किसका समूह था, क्रांतिकारियों का एक संगठन था। पूछा इसका नाम क्या था, युगांतर, काल, संध्या या फिर अभिनव भारत। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में एक क्रांतिकारियों का पूरा समूह संगठित किया था, उसका नाम क्या दिया था, अभिनव भारत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मकर संक्रांति का त्योहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। मकर संक्रांति कब मनाते हैं, अगस्त में, जून में, मार्च में या फिर जनवरी में। जनवरी में मनाते हैं, ठीक है। मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन सूर्य मकर रेखा में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। लाइकेन खाली जगह है, प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है। पूछा लाइकेन किस प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है, परभक्षिता का, असहभोजिता का, सहभोजिता का या फिर सहोपकारिता का। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, सहोपकारिता एक ऐसा संबंध होता है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। स्पेलिंग अगर देखी जाए इसकी MUTUALISM। म्यूचुअलिज्म मतलब होता है जिससे कि दोनों लोगों, ठीक है, जो एक दूसरे पर डिपेंड है, दोनों को फायदा हो, नुकसान किसी का ना हो, ठीक है। इसको बोलते हैं सहोपकारिता। तो लाइकेन जो है वो सहोपकारिता का संबंध प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है, ठीक है। कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है। यहाँ पर सीधे से ऐसे समझेंगे कि प्लेग बीमारी जो है वो किस वजह से, किसके द्वारा फैलती है, जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, विषाणु के द्वारा या फिर प्रजीव गण के द्वारा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु, जिसको कि अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग बैक्टीरिया, ठीक है। तो प्लेग जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है और उस बैक्टीरिया की अगर बात की जाए तो उसका नाम क्या होता है, पेर्सिनिया पेस्टिस, ठीक है, पेर्सिनिया पेस्टिस, ये इस बैक्टीरिया का नाम होता है जो कि प्लेग को फैलाने के लिए जिम्मेदार होता है। अच्छा, अब इसका वाहक मतलब किसके द्वारा फैलता है, तो चूहों पर एक पिस्सू पाया जाता है, ठीक है। चूहों पर एक पिस्सू पाया जाता है, यही प्लेग को फैलाने के लिए जिम्मेदार होता है और इसीलिए कह देते हैं कि चूहों के द्वारा प्लेग फैलता है, क्योंकि चूहों के ऊपर पाया जाता है पिस्सू। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, प्लेग जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। बैक्टीरिया का नाम है पेर्सिनिया पेस्टिस और ये जो फैलता किसके द्वारा है, पिस्सुओं के द्वारा। पिस्सू कहाँ पाए जाते हैं, चूहों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, ऑप्शन है माउंट आबू में अरावली पर्वत पर, सिंधु के किनारे, खजुराहो में, या फिर नीलगिरी की पहाड़ियों पर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो माउंट आबू में अरावली पर्वत पर स्थित है। अगर बात की जाए बनवाया किसने, तो सोलंकी राजवंश के शासक जो थे, देखिए नंबर 1 पर क्या है, राजवंश हो गया सोलंकी, और शासक कौन थे, भीमदेव प्रथम। ठीक है, सोलंकी राजवंश के शासक कौन, भीमदेव प्रथम, और इन्हीं के मंत्री थे, इन्हीं के मंत्री थे, उनका नाम था विमल शाह। क्या नाम था, विमल शाह। इन्होंने ही बनवाया था दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। देखिए यहाँ पर तो ये पूरा नाम लिखा है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। अगर इसके शॉर्टकट की बात की जाए तो हो जाएगा सेबी, SEBI। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एस का मतलब हो गया सिक्योरिटीज, ई का मतलब हो गया एक्सचेंज, बी का मतलब हो गया बोर्ड, आई का मतलब हो गया इंडिया। पूरा क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पूछा है कि इसकी स्थापना किस वर्ष में। अच्छा देखिए, ये जो सेबी है ये एक वैधानिक संस्था है। ठीक है, इसकी स्थापना पूछी गई है 1992 में, 91 में, 1994 में, या फिर 1993 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, 1992 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है पहला, 10वां, 15वां, या फिर 5वां। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। पूरे विश्व की बात की जाए तो जूट के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, कृषि के क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे। अब देखिए ये क्रांतियां जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि क्षेत्र में कई क्रांतियां हुई हैं, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, बहुत सी क्रांतियां हुई हैं। और ये सभी क्रांतियां जो हैं किसी न किसी उत्पादन को लेकर के हुई है, मतलब उत्पादन को बढ़ाने के लिए, प्रेरित करने के लिए क्रांतियां की गई हैं। जैसे श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए हो गई, ये सभी कृषि के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए है। यहाँ पर पूछा गया है कि गोल क्रांति का संबंध किससे। ऑप्शन से मांस से, खाद से, टमाटर से, या फिर आलू से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोल क्रांति जो है वो आलू के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ठीक है, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देते हैं कभी कभी कि गुलाबी क्रांति। ठीक है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। तो गुलाबी क्रांति जो है वो कई चीजों को से संबंधित है। नंबर 1 पर तो हो गई झींगा मछली, कौन सी, झींगा मछली। ठीक है, झींगा मछली के उत्पादन के लिए भी गुलाबी क्रांति संबंधित है, और प्याज के उत्पादन के लिए संबंधित है, और मांस के उत्पादन के लिए भी संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर गुलाबी क्रांति इंपॉर्टेंट बन जाती है। पूछा है यहाँ पर गोल क्रांति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आलू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है। ठीक है, 19 नंबर देखते हैं, भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण, ठीक है, शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे। देखिए भारत के आर्थिक विकास को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंडिया के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए शहरीकरण, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं अर्बनाइजेशन। ठीक है, अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन जो है वो किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं, तीसरी, या फिर 5वीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो समय था वो कब से कब तक था, ये 2007 में शुरू हुई 11वीं पंचवर्षीय योजना, और 5 वर्ष चली, मतलब 2012 तक। तो इस पंचवर्षीय योजना में भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण पर जोर दिया गया था, अर्बनाइजेशन पर जोर दिया गया था, जिससे कि क्या हो, उद्योग धंधों का और विकास हो, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती मिले उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ देखिए पूछा गया है, कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया है कि कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है, कनाडा का, इटली का, आयरलैंड का, या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो सही जवाब सभी को पता होगा, ये भी ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, और एक बात, कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? ऑप्शन है नाथुला, अगहिल दर्रा, चांगला दर्रा या फिर जोजिला दर्रा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। ठीक है, अच्छा एक और दर्रा याद रखेंगे, उसका नाम है जेलेपला, जेलेपला। ठीक है, जेलेपला दर्रा जो है ये भारत और चीन के बीच एक व्यापार का माध्यम है। जेलेपला दर्रा जो है ये भारत तथा चीन के मध्य व्यापार का मार्ग है। ठीक है, मतलब इसी दर्रे से होकर भारत और चीन के बीच व्यापार किया जाता है, तो इसलिए इस दर्रे को याद रखेंगे, जेलेपला दर्रा। ठीक है, यहाँ पर जो पूछा गया था वो क्वेश्चन क्या था, सिक्किम को तिब्बत, चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से कौन जोड़ता है, तो वो नाथुला हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, महानदी या फिर कावेरी। तो यहाँ पर नर्मदा नदी जो है वो किसी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, और नर्मदा नदी जो है इनका अगर प्रवाह की बात की जाए तो ये पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर, और अरब सागर में विलीन हो जाती है, अरब सागर में। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है वो किसी प्रकार का डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा क्या होता है, इससे त्रिकोणीय संरचना जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है शरावती नदी, कावेरी नदी, सोन नदी, ताप्ती नदी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जोग प्रपात जो है वो कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है। तो कहाँ है ये नदी, ये है कर्नाटक राज्य हो गया हमारा कर्नाटक, और उसका जिला कौन सा है, शिमोग। ठीक है, शिमोगा जिला। ठीक है, कर्नाटक राज्य का शिमोगा जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ पर पूछी है कि पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदानों के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है औषधि के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कृषि या फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदानों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब पुलित्जर कौन थे, ये जो है एक पत्रकार ही थे। कहाँ के थे ये, अमेरिका के थे। ठीक है, अमेरिका के थे। पूरा नाम क्या था उनका, मतलब पूरा नाम तो क्या, लास्ट में पुलित्जर ही था, तो उन्हीं के नाम पर पुलित्जर पुरस्कार दे दिया जाता था। इन्होंने क्या किया था, पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। ठीक, और प्रकाशक भी थे। ठीक है, पूरा नाम इनका जोसेफ था, चलो जान लीजिएगा क्या था, जोसेफ पुलित्जर। तो लास्ट में इनके ये पुलित्जर सरनेम जुड़ा है। ठीक है, तो इन्हीं के नाम से जो है ये पुरस्कार भी दिया जाने लगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। और इसके आरंभ की बात की जाए तो 1917 ईस्वी में ये प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन पूछा गया तो देखते हैं भाई। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है, मतलब ये एक राजधानी का नाम दिया गया है। ठीक, क्या नाम है, ब्यूनस आयर्स, और पूछा गया है ये किस देश की राजधानी है। ऑप्शन है बोलीविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना या फिर ब्राजील। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ब्यूनस आयर्स जो है वो अर्जेंटीना की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हाँ देखिए क्या पूछा गया है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? अब देखिए आइंस्टीन का पूरा नाम क्या है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पूछा है कि कौन सी खोज के लिए दिया गया था। ऑप्शन है प्रकाश, विद्युत उत्सर्जन का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइंस्टीन जो थे वो एक भौतिक शास्त्री थे। ठीक है, फिजिक्स के ज्ञाता थे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम
1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी बोल सकते हैं। तो भारत का संघीय न्यायालय जो है, इसका प्रस्ताव आया था 1935 के भारत शासन अधिनियम में, और पूछा गया है कि स्थापना कब हुई थी। समझेंगे क्वेश्चन को। प्रस्ताव आया था 1935 के भारत शासन अधिनियम में, लेकिन स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1935 में ही, या फिर 39 में, 40 में, या फिर 1937 में। देखिए ध्यान देंगे, प्रस्ताव तो 1935 में आया था, लेकिन स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर डी 1937 में। ठीक है, और डेट थी 1 अक्टूबर 1937 को भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। भारत के संविधान के अनुच्छेद 66, ठीक है, पूछा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? ऑप्शन है संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदनों का की अवधि से, या फिर भारत के अटॉर्नी जनरल से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 66 के अंतर्गत बताया गया है। अब देखिए, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ये संसद के उच्च सदन जिसको क्या बोलते हैं? राज्यसभा। ठीक है, इसका पदेन सभापति भी होता है। ठीक है, सभापति होता है। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, पूछ सकते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है उच्च सदन जिसको बोलते हैं राज्यसभा, और एक होता है निम्न सदन जिसको बोलते हैं हम लोग लोकसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान जो है हमारा, उसका अनुच्छेद 19, ठीक है, कई प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन करता है। यहाँ पर पूछा है कि उसमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ऑप्शन है 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 8, 7 या फिर 6। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। अब ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देख लेते हैं। नंबर 1 जो है वो क्या है? हमारी अभिव्यक्ति की आजादी। ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी। ठीक है, आप अपनी बात कह सकते हैं, ये पूरी स्वतंत्रता देता है संविधान का अनुच्छेद 19। और नंबर 2 पर क्या है कि किसी भी निर्णय के विरुद्ध आप क्या कर सकते हैं? शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, कोई हिंसक नहीं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की स्वतंत्रता देता है संविधान का अनुच्छेद 19। और क्या है? तीसरी जो स्वतंत्रता है वो है आप कोई संघ बना सकते हैं, समिति बना सकते हैं। ठीक है, संघ निर्माण, ठीक है, संघ के गठन की स्वतंत्रता देता है संविधान का अनुच्छेद 19। और क्या है? चौथी जो स्वतंत्रता है इस अनुच्छेद में वो है कि आप भारत के राज्य क्षेत्र में, ठीक है, बिना रोक टोक के आ जा सकते हैं कहीं पर भी। तो चौथी स्वतंत्रता क्या हो गई? बिना रोक टोक आना जाना। ठीक है, भारत के अंदर आप कहीं भी जा सकते हैं बिना रोक टोक के। अच्छा, 5वीं आजादी क्या है कि आप जा तो सकते हैं, ठीक है, जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप वहां रह भी सकते हैं। समय मतलब जाने के साथ ही साथ आप वहां पर स्थायी निवासी भी बन सकते हैं। तो निवास की आजादी, ठीक है, निवास की स्वतंत्रता हो गई। और छठी जो स्वतंत्रता है नंबर 6 पर, वो क्या है कि आप व्यापार या कारोबार भी कर सकते हैं। ठीक है, कारोबार की आजादी। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन देता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित, अच्छा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कह रहे हैं कि कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ऑप्शन है सारनाथ स्तूप, वाराणसी घाट, इलाहाबाद का किला या फिर ताजमहल। अब देखिए सभी उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है, सभी स्मारक उत्तर प्रदेश में, लेकिन यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर जो है वो ताजमहल को घोषित किया गया था। और कब घोषित किया गया था? 1983 ईस्वी में। ठीक है, यूनेस्को ने 1983 ईस्वी में ताजमहल को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। अच्छा, आप ताजमहल के बारे में जानते हैं, कहाँ है? आगरा में है। ठीक है, आगरा में है। किसने बनवाया? शाहजहां ने। शाहजहां कौन था? मुगल शासक था। किसका पुत्र था ये? शाहजहां, जहांगीर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
31, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे पहले तभी तो बता पाएंगे। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कथक जो एक शास्त्रीय नृत्य है तो उसके कई घराने हैं, ठीक है, और हर घराने की कोई ना कोई विशेषता है, ठीक, मतलब कथक जो है वो एक नृत्य है और नृत्य की शैलियां होती हैं, ठीक है। और कह रहे हैं कि कौन से घराने की नृत्य शैली जो है वो आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान देती है, तो थोड़ा सा जानेंगे। देखिए कथक जो है इस नृत्य शैली से संबंधित मुख्य रूप से 3 घराने हैं। एक तो हो गया जयपुर, ठीक है, ये घराना हो गया, एक लखनऊ घराना है और एक बनारस घराना है। और हर घराने में जो नृत्य होता है उसकी एक अलग विशेषता है। जैसे जयपुर घराने का जो कथक है, ठीक, उसकी शैली कैसी है, वो युद्ध या फिर आक्रामक शैली है, ठीक है। ये अपने नृत्य में आक्रामकता को प्रदर्शित करते हैं, ठीक, आक्रामकता को या फिर युद्ध को, कोई किसी भी युद्ध का वर्णन कर देंगे। लखनऊ घराना जो है इसकी शैली कैसी रहती है, ये संस्कृति, लोकाचार या फिर श्रृंगार प्रधान कह सकते हैं, ठीक है, श्रृंगार प्रधान, ठीक है, संस्कृति वगैरह दिखाते हैं। अच्छा, बनारस वाला जो है ये आध्यात्मिक पहलुओं से संबंधित है, ठीक है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर कथक घराना जो है वो जयपुर भी कथक घराना है, लखनऊ कथक घराना है और बनारस कथक घराना है। जयपुर का जो कथक घराना है उसकी शैली कैसी है, वो आक्रामक या फिर किसी युद्ध का वर्णन कर देते हैं। लखनऊ जो कथक घराना है उसकी शैली कैसी है, उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, किसी संस्कृति का वर्णन कर देते हैं। और जो कथक का बनारस घराना है ये जो है आध्यात्मिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नृत्य शैली को अपनाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि कथक का कौन सा घराना आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान देता है, तो बनारस घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से किसे जाना जाता है, मतलब किसका ये उपनाम है? द्वारिका प्रसाद का, बिशन नारायण का, रघुपति सहाय का या फिर नवल किशोर का? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रघुपति सहाय को फिराक गोरखपुरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33, क्वेश्चन नंबर 33, हाँ देखिए इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? तो देखिए सीधी सी बात है, पहले जान लें कि कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है। तो भारत में कुंभ मेला जो है वो 4 स्थानों पर लगता है। कुंभ मेला कुल मिलाकर के 4 स्थानों पर लगता है। 4 स्थान कौन कौन से? पहला तो है मध्य प्रदेश में उज्जैन, ठीक, कौन सा, उज्जैन। और दूसरा है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, ठीक है। तीसरा है उत्तराखंड में क्या नाम, हरिद्वार, ठीक है, उत्तराखंड में हरिद्वार। और चौथा है महाराष्ट्र में नासिक। इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। अब सभी राज्यों के नाम लिख लेंगे। उज्जैन कहाँ लगता है, मध्य प्रदेश। उज्जैन कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। इलाहाबाद कहाँ है, यूपी में। हरिद्वार कहाँ है, उत्तराखंड में। और नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो देखिए ये 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है भारत में। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है। देखेंगे ऑप्शन, उज्जैन यहाँ तो लगता है, इलाहाबाद में भी लगता है, हरिद्वार में भी लगता है और वाराणसी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया लाल और दूसरा इन्होंने पूछा है, ठीक है। हम लोग तैयारी काहे की कर रहे हैं, यूपीपी कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑफिशियल फ्लैग में कौन कौन से रंग होते हैं। एक तो लाल होता है, दूसरा नीला होता है, ठीक है। जो झंडा होता है पुलिस का, जो आधिकारिक ध्वज है, उसमें ऊपर जो है वो लाल रंग होता है और नीचे नीला रंग होता है और बीच में उसका लोगो होता है। अगर लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो जो इसकी लंबाई है वो 4 फीट, ठीक है, 4 फीट, और चौड़ाई कितनी होती है, 3 फीट। ये होता है इसका अनुपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35,
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। देखिए इस क्वेश्चन को कई रूपों में पूछ सकते हैं। एक तो आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। अगला पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? पहला है गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया या फिर बस्ती। तो ऑप्शन बी महाराजगंज, जो ठीक उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला जो है वो नेपाल के साथ में सीमा रेखा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? सिंगापुर, न्यूयॉर्क, बीजिंग या फिर बैंकॉक। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये दिसंबर 2023 में एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक, उसी आधार पर दुनिया के महंगे शहरों की एक लिस्ट जारी की गई है। उसमें नंबर 1 पर कौन है? सिंगापुर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। देखिए सिंगापुर के साथ ही में ही ज्यूरिख को भी संयुक्त रूप से सबसे महंगे शहरों की सूची में शामिल किया गया। सिंगापुर और ज्यूरिख, ठीक है, इनको दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है दिसंबर 2023 में चर्चा में रहा, ये कुछ नाम दे रखा है इन्होंने, HD110067 क्या है? ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। देखिए अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, ठीक है, इसने जो है इस नाम का एक स्टार खोजा है। ठीक है, तारा है, ये क्या है? तारा है। और इस तारे का भी एक अपना सौर मंडल है। जैसे हमारा सन हो गया, ठीक, हमारा सूर्य हो गया, और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? पूरा सौर मंडल बनाते हैं सभी नवग्रह मिलकर के। इसी के आधार मतलब बिल्कुल ऐसी संरचना ही कहाँ मिली है? इस तारे के आसपास। ये जो तारा है HD110067, ये भी अपना एक सौर मंडल बनाए हुए है। इसकी खोज हुई है दिसंबर 2023 में। किसने की है? नासा ने की है। अच्छा, अब ये अपना सूर्य जो है और ये वाला जो तारा है, इसके बीच अगर अंतर की बात की जाए तो ये जो तारा है ये 20% छोटा है। ठीक है, और पृथ्वी से अगर दूरी की बात की जाए तो ये 100 प्रकाश वर्ष, ठीक है, मतलब 100 लाइट ईयर की दूरी पर है ये तारा पृथ्वी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है दिसंबर 2023 में किस देश ने ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की है? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, जापान, भूटान। देखिए सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत। क्या हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, इसको बोल देते हैं शॉर्ट में UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, यहाँ पर COP28 का आयोजन किया गया था और इसी के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण का संरक्षण करके ग्रीन क्रेडिट कमाने के लिए ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की थी। मतलब कुछ नहीं, बस प्रोत्साहित करने के लिए है कि पर्यावरण को बचाइए, उसका संरक्षण करिए। ठीक है, तो ये किसने की थी पहल? भारत ने की थी। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की क्लास में 38 क्वेश्चंस को देखा, व्याख्यात्मक हल को देखा। तो यहाँ पर मैंने जो है अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी आप लोगों को अगर कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और बेहतर सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश की जाएगी। अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से जारी रखिए, बने रहिए गोल्डन एज करियर पॉइंट के साथ में। थैंक यू वेरी मच।